हेलो एवरीवन, आज हम अपनी 6th क्लास की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले के जो 4 चैप्टर है वो पढ़ लिए। आई होप आपने वो पढ़ लिए होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th चैप्टर, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के जो अलग अलग डोमेन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने देखा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ है, अर्थ एक इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उस पर लैंड है, उस पर वाटर है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लैंड है, वाटर है और एयर है, ये सब प्रेजेंट है। इसकी वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बन पाता है जिससे जो लाइफ है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स है या जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, वो जी पाते हैं। तो वो उस जो इन्वायरमेंट है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। अब 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 3 मेन कंपोनेंट्स हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे हमारा जितने भी हमारे सॉलिड वाला जो पोर्शन है, मतलब कि जितने भी सॉलिड पोर्शन है, वाटर वाला नहीं, सिर्फ सॉलिड वाला, चाहे उसमें पहाड़ वगैरह सब कुछ आ जाता है, जितना भी सॉलिड पोर्शन है उसको कहते हैं हम लिथोस्फीयर। फिर आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें गैसेस आती है अलग अलग। कौन कौन सी गैसेस हो गई? ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और अदर गैसेस जो आती है वो आती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? जैसे ये अर्थ है, अर्थ पर जितने भी परसेंटेज, जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लो पानी है, फिर यहाँ पे पानी है, तो जो भी जहाँ पर भी पानी है, जिस स्टेट में है, चाहे वो आइस की फॉर्म में हो, वाटर की फॉर्म में हो या वाटर वेपर की फॉर्म में हो, वो हमारे हाइड्रोस्फीयर में काउंट होगा। उसे कहते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था शायद मेरे हिसाब से, कि जो अर्थ है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर आधे से ज़्यादा पानी, मतलब कि जो अर्थ पर बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। बहुत ज़्यादा पानी है उस पर। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को, ये जो हमारे तीनों कंपोनेंट्स हैं, अगर इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला देते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को मिला देते हैं तो हमारी लाइफ एग्जिट होती है। लाइफ को ही हम कहते हैं बायोस्फीयर। जब हमारी लाइफ एग्जिट हो जाती है उसको ही कहते हैं हम बायोस्फीयर। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा, मान लो एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब गैसेस नहीं है, एयर नहीं है, हाइड्रोस्फीयर नहीं, तो वाटर नहीं है, तो अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो हमारी लाइफ एग्जिट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे देखो, इसमें बता रखा है। तो ये जिसकी हमारा लिथोस्फीयर में कौन सा वर्ड आ रहा है? लिथो वर्ड आ रहा है। लिथो का मतलब होता है स्टोन। मैंने आपको लिथोस्फीयर में कहता है कि जितने भी अर्थ में जो सॉलिड चीज़ है वो लिथोस्फीयर में आती है। फिर आती है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सा वर्ड आ रहा है? एटमोस वर्ड आ रहा है। एटमोस वर्ड का मैंने बताया था कि वेपर मतलब कि जो गैसेस हैं। यहाँ पे वेपर से आप कंफ्यूज मत होना। वेपर मतलब जो गैसेस हैं, जो बहुत सारी जो गैसेस हैं वो हमारी एटमोस में आती है। फिर हमारा आ गया हाइड्रो, या हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है हाइड्रो। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर, और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो अगर हमारे पास लिथो है, एटमो है, हाइड्रो है, तो तभी हमारी लाइफ एग्जिट हो पाएगी। तो ये तीनों क्या है? ग्रीक वर्ड है, और इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लिथोस्फीयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर क्या होता है देखिए। तो लिथोस्फीयर मैंने क्या बताया आपको? जो लिथोस्फीयर है वो क्या है? सॉलिड पोर्शन है। किसका? अर्थ का सॉलिड पोर्शन है लिथोस्फीयर। अब सॉलिड पोर्शन में कौन सा क्या क्या आता है? जैसे ये अर्थ है, अर्थ की जो क्रस्ट है, मतलब कि ऊपर वाली जो लेयर है, हमें पता है पहले क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है ना। तो अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट, उस क्रस्ट को, वो सॉलिड है, उस सॉलिड को ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब इस लिथोस्फीयर के दो मेन डिवीज़न है अर्थ सरफेस के। अब आप अर्थ सरफेस के 2 मेन डिवीज़न है, कौन कौन से? कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिस। अब आप पता होगा कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे हमारे क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स होते हैं। यहाँ पे कौन सा होता है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे होता है हमारा अंटार्कटिका। तो ये कॉन्टिनेंट्स, ये सारे सॉलिड हैं, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाटर मौजूद होता है, इनके बीचों बीच ओशंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही घुसड़ हो गया, मैं बताती हूँ। ये अर्थ है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, ये कॉन्टिनेंट्स है हमारे। ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स के बीच में क्या है हमारा? ये वाटर है, यहाँ पे ओशंस है,
ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे, ये कौन सी फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, ये अर्थ की मतलब ये अर्थ सरफेस का सॉलिड पोर्शन है। एक तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हमारे लिथोस्फीयर में आएंगे, और एक आएंगे हमारे ओशन बेसिन्स। तो ओशन बेसिन्स क्या होते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ ओशन बेसिन्स क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए कोई क्या है, ये एक गड्ढा है, ठीक है, ये क्या है, एक गड्ढा है। इसके अंदर मैंने भर दिया पानी। मैंने क्या भर दिया इसके अंदर मैंने भर दिया पानी। अब आपको यहाँ से, जैसे कि आप यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, मान लो ये यहाँ पे अर्थ सरफेस है, ये यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। तो ये तो सोचेगा कि भाई ये जो वाटर है, वाटर किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का। मैंने अभी बताया वाटर का जो सारा एरिया है वो हाइड्रोस्फीयर में आएगा। लेकिन इसकी जो नीचे वाला जो पार्ट है वो तो सॉलिड है, तो वो सॉलिड वाला जो पोर्शन है वो किस में आएगा, वो आएगा हमारे लिथोस्फीयर में। तो इसी को कहते हैं हम, जो नीचे वाला पार्ट है इसी को कहते हैं हम ओशन बेसिन्स। क्या कहते हैं, ओशन बेसिन्स। तो ये वाला पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट, और कॉन्टिनेंट्स का जो पार्ट है वो हमारा दोनों अर्थ सरफेस के सॉलिड पोर्शन में यानी लिथोस्फीयर में हमारे आएंगे। अगर मान लो, इसमें बता रखा है आगे, अगर मान लो जिसकी यहाँ पे एक पहाड़ है, अगर हमें पहाड़ की जो हाइट हमें नापनी होगी, तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो पॉइंट है, हम यहाँ से 0 मान के चलेंगे, और फिर यहाँ से हम नापेंगे किसी माउंटेन की हाइट, कि माउंटेन की हाइट कितनी है यहाँ से। क्योंकि जो हमारा जो ओशन का जो लेवल है वो सारी जगह सेम रहता है। क्या रहता है, सारी जगह सेम रहता है। इसलिए हम ओशन से नापते हैं कि हाँ भाई, कि जो माउंटेन है वहाँ से 0 मानकर, और माउंटेन की हाइट हम नापते हैं कि हाँ भाई माउंटेन की हाइट कितनी है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है यहाँ पे, इसमें नीचे ये लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, इसमें बताया गया है कि जो एक माउंटेन, हमारा जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। वो कितनी है, वो है हमारी 8848। वो कितनी, 8848। और एक पैसिफिक ओशन में क्या है, एक पैसिफिक ओशन में एक मरीन ट्रेंच है जिसकी डेप्थ मतलब, और ये क्या है, रिवर है। डेप्थ मतलब ये रिवर है, कितना गहरा है ये, इसकी जो डेप्थ है वो है 11,022 मीटर्स में है ये, किलोमीटर्स में नहीं है। यह है किस में, मीटर्स में। माउंटेन की हाइट भी मीटर्स में है, और पैसिफिक ओशन जो मरीन ट्रेंच की जो डेप्थ है वो भी हमारी मीटर्स में है। तो आप देख लो, इसमें सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, इसमें हाइट है मरीन ट्रेंच की, हाइट नहीं डेप्थ ज़्यादा है इसकी एज़ कम्पेयर टू माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जो लिथोस्फीयर का पार्ट है हमारा। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की। तो कॉन्टिनेंट जो है हमारे पास, मतलब हमारी पूरे अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये मिला के हमारे कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब 7 कॉन्टिनेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे मैप में, एक मैप है मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये रहा मैप। इस मैप में इसको ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, एक बार ये मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये मान लो अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, ये तो आपको याद हो गई। अब मैं बताती हूँ इसमें ये वाली लाइन जो है ये है इक्वेटर, ये ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर है, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे ये है अंटार्कटिका। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जो ज़्यादातर जो लैंड का जो पार्ट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। एशिया हमारा आधे ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत सारा का सारा एशिया हमारा नॉर्थन में है, अफ्रीका भी नॉर्थन में है, यूरोप भी नॉर्थन में है, नॉर्थ अमेरिका भी हमारा नॉर्थन में है, और थोड़ा सा साउथ अमेरिका भी में नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो लैंड का जो ज़्यादा पार्ट है वो हमारा किस में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब इसमें हमें एशिया के बारे में पढ़ना है। पहला हम कॉन्टिनेंट जो पढ़ रहे हैं वो है एशिया। एशिया के बारे में क्या बताया गया है कि जो एशिया है, एशिया जो मतलब अर्थ की जो सॉलिड पार्ट है, अर्थ का जो लैंड है उसका 1/3 माना जाता है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो 1/3 माना जाता है अर्थ की लैंड का। और एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है। मैं अभी आपको डायग्राम से समझाऊंगी वहाँ से, अभी आप यहाँ पे पढ़ लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है और एशिया, जैसे मान लो एशिया यहाँ पे है और यहाँ पे यूरोप है, इनको जो बीच में जो कनेक्ट करते हैं वो है यूरल माउंटेन। कौन कनेक्ट करते हैं? यूरल माउंटेन कनेक्ट करते हैं। अगर हम एशिया, ये एशिया है, ये यूरोप है, एशिया और यूरोप कि अगर हम लैंड मास को कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है हमारा यूरेशिया। जैसे हम नाम को कंबाइन कर देते हैं ना, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। ठीक है, तो अब मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। ये रहा डायग्राम, यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? ये है एशिया। मैंने क्या बताया? एशिया अर्थ के लैंड का 1/3 पार्ट है। सबसे बड़ा इसमें एशिया ही है। एशिया लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है हमारा, फर्स्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है हमारा एशिया। एशिया, फिर मैंने बताया कि एशिया हमारा 1/3 है अर्थ की टोटल लैंड का, दिख रहा है कि बहुत बड़ा है। और फिर मैंने बताया कि जो एशिया है और यूरोप है वो कनेक्ट होते हैं किससे? यूरल माउंटेन से। यहाँ पे लिख रहा है यूरल माउंटेन, वो किससे कनेक्ट होते हैं? वो होते हैं यूरल माउंटेन से। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है इक्वेटर। मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये अर्थ है, यहाँ पे बीच में कौन सी लाइन जाती है? इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आर्टिक सर्कल, फिर यहाँ पे ये इक्वेटर है, फिर इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रखी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी इक्वेटर है और ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है, मेरी लाइन इसके ऊपर है नहीं वैसे, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारी एशिया से मतलब गुजर रही है। यही दिख रहा है हमें कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो लाइन है ये एशिया कॉन्टिनेंट से गुजर रही है। और ये अगर हम बात करें अपनी इंडिया की, तो ये रहा हमारा इंडिया, तो ये इंडिया के बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किससे? बीचों बीच से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। और एशिया की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी? यूरोप की। तो यूरोप एशिया के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया तो काफ़ी बड़ा है, एशिया तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो एशिया के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है यूरोप। अब जैसे कि हमारे एशिया से कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास करती थी, ऐसे ही हमारे यूरोप से आर्टिक सर्कल लाइन जो है वो पास करती है। और जैसे ये यूरोप है, यूरोप 3 साइड वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, 3 साइड वाटर बॉडी से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारा डायग्राम रहा, इसमें ये रहा हमारा यूरोप, ये रहा हमारा क्या? ये रहा हमारा यूरोप। तो यूरोप आप देख रहे हैं एशिया कितना बड़ा है, यूरोप कितना छोटा है। अब यूरोप 3 साइड, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 साइड वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। और यूरोप से जो आर्टिक सर्कल है, मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, फिर यहाँ पे आर्टिक सर्कल आएगी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर यहाँ पे आर्टिक सर्कल। तो आर्टिक सर्कल यूरोप से हमारी होके गुजरती है लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका, एशिया हमारा पहला लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो जो अफ्रीका है, मान लो ये हमारा एशिया है, ये हमारा यूरोप है, इसके नीचे हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका से हमारी ज़ीरो इक्वेटर जो लैटिट्यूड है वो इसके बीचों बीच से, करीब इसके बीचों बीच से ही पास करती है। और जो हमारा अफ्रीका है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है, उसका ज़्यादातर पार्ट जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। यहाँ पे लिख रहा है नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादातर इसका पार्ट जो है लाई करता है। और अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैसे डायग्राम से। और अफ्रीका में हमारा जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट, वो अफ्रीका में पाया जाता है। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन सी रिवर? नाइल रिवर, वो भी हमारी अफ्रीका में पाई जाती है। तो अफ्रीका हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका के अभी मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो अफ्रीका ये रहा, ये जो लाइन है ये हमारी इक्वेटर की है, ये लाइन हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है, इससे नीचे वाली लाइन हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की है। तो आप देख पा रहे हैं अफ्रीका से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन तीनों पास कर रही हैं। और इससे इसके बीचों बीच से इक्वेटर हमारी पास कर रही है, दिख रही है आपको, बीचों बीच से पास कर रही है इससे। ठीक है, तो ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट।
अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा, वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो जैसे ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे है हमारा नॉर्थ अमेरिका, इसके नीचे ही हमारा है साउथ अमेरिका, और ये जुड़ रहे हैं थोड़े से, मैंने इसको ज्वाइंट नहीं करा है, तो ये थोड़े से जुड़ रहे हैं। किससे जुड़ रहे हैं? ये जुड़ रहे हैं ईस्थमस ऑफ पैनामा। वहाँ पे एक नैरो स्ट्रिप है। क्या है? नैरो स्ट्रिप है, जिसको कहते हैं ईस्थमस ऑफ पैनामा। जिस तरह से एशिया और यूरोप जुड़ रहे थे यूरल माउंटेन से, उस तरह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़ रहे हैं ईस्थमस ऑफ पैनामा से। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं डायग्राम की मदद से। ये रहा हमारा डायग्राम। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये यहाँ पे देखो, ये दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं। इसी को हम ईस्थमस ऑफ पैनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्थमस, ईस्थमस, ईस्थमस ऑफ पैनामा। ठीक है, और ये अगर आप देख पा रहे हो कि ये कहाँ पर है, ये इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो पूरा का पूरा कहाँ पे लाई कर रहा है? नॉर्थन हेमिस्फेयर में, नॉर्थन हेमिस्फेयर के वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, ये ईस्ट होता है और ये होता है वेस्ट। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर के वेस्टर्न पार्ट में पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका हमारा लाई कर रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका का ज़्यादातर जो पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फेयर में है। ये मान लो, ये क्या है हमारा? ये अर्थ है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नीचे साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका का जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फेयर में। मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, यहाँ पे बनाती हूँ कुछ ऐसे है ये। तो ये जैसे इक्वेटर है, तो इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, फिर साउथ अमेरिका के बारे में बताया है कि जो साउथ अमेरिका, उसमें एक माउंटेन है। कौन सा माउंटेन? एंडेस माउंटेन, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है वो साउथ अमेरिका में ही है। और जो रिवर है अमेज़न रिवर, वो भी साउथर्न अमेरिका में ही है। अगर मैं आपको डायग्राम की वजह से दिखाऊं, ये रहा हमारा डायग्राम, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, ये इक्वेटर है। तो इसका ज़्यादातर पार्ट कहाँ पे है? साउथर्न हेमिस्फीयर में इसका ज़्यादातर पार्ट। ठीक है, और इसमें क्या है? अमेज़न रिवर, यहाँ पे है अमेज़न रिवर, और ये रहे हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारे एंडेस माउंटेन। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये रही लाइन, ये जो लाइन बन रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारे एंडेस माउंटेन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की और अंटार्कटिका की। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरा का पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओशन से, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी ओशन ओशन ओशन, उसके चारों तरफ ओशन ही ओशन है, इसलिए उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका जो कि हमारे सबसे नीचे है, ये मान लो ये हमारा अर्थ है, और ये यहाँ पे अंटार्कटिका, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया हमारा। तो अंटार्कटिका कहाँ पे है? हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ये ऊपर वाला हमारा नॉर्थ पोल होता है, और नीचे वाला कौन सा होता है? नीचे वाला होता है साउथ पोल। तो हमारा जो अंटार्कटिका है वो पूरा का पूरा मतलब कि साउथ पोल में लाई करता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। और कहाँ पर है? साउथर्न पोल में है। वहाँ पे हमेशा साउथ पोल में, मैंने बताया था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए अंटार्कटिका में बर्फ़ जमी होती है, हमेशा बर्फ़ जमी होती है। और वहाँ पे कोई ह्यूमन परमानेंट नहीं रह सकता, ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे परमानेंट नहीं है, मतलब कि थोड़े बहुत दिन के लिए वो रह लेते हैं रिसर्च करने के लिए, लेकिन परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे रिसर्च करने के लिए रिसर्च स्टेशंस हैं, इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है। वो कौन कौन से है? वो है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको दिखा देती हूँ मैं। ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये है हमारा यहाँ पे, ये है हमारा यहाँ पे अंटार्कटिका। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दिख रही है ओशन ओशन ओशन, ओशन से ही घिरा हुआ है पूरी तरफ से, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। और अंटार्कटिका, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना यहाँ से, ये पूरा का पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है। यहाँ पे कोई भी इंसान, मतलब कि ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, और यहाँ पे ज़्यादातर पेड़ पौधे भी
नहीं है। ठंड के कारण, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हाइड्रोस्फीयर की। हमने लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स की बात कर ली, हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया। अब हमारी बारी है हाइड्रोस्फीयर पढ़ने की। तो हाइड्रोस्फीयर, मैंने आपको बताया था अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादातर जो पानी है, ज़्यादातर मात्रा में पानी ही है, लैंड बहुत कम है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और पानी कितना है, 71% हमारा वाटर है और 29% क्या है, 29% है लैंड। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हाइड्रोस्फीयर में तीनों फॉर्म्स आ जाती है हमारी वाटर की, मतलब वाटर जो ओशंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, आइस की फॉर्म में है, या वाटर वेपर की फॉर्म में है, या अंडरग्राउंड वाटर है। ये जो सारा वाटर मिला के हमारा 71% वाटर है हमारे अर्थ पर। इसमें से जिस अगर 71% का हम 100% करना चाहे, इसमें से जो 97% जो अर्थ का जो वाटर है, 97% जो अर्थ का वाटर है, 97% जो अर्थ का वाटर वो है सॉल्टी, मतलब कि उसमें खारा है, वो पानी क्या है, खारा है। उसको ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकता। अगर यूज़ भी करना चाहे तो बहुत ही बड़ी क्या होती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है उसमें, अगर हम इसको साफ भी करना चाहें तो और ये जो बचा 97% तो हमारा सॉल्टी हो गया, और क्या बचा, और हमारा आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में बचा, और स्मॉल परसेंटेज हमारा फ्रेश वाटर है, मतलब आइस शीट और ग्लेशियर्स में है, और बहुत ही कम परसेंट हमारा फ्रेश वाटर है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखिए, ये रहा डायग्राम। ये 97% ओशंस में जो कि सॉल्टी वाटर है इसमें, और इस वाले जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें आइस शीट वाला पार्ट भी है और ग्राउंड वाटर पार्ट भी है, और जो फ्रेश वाटर है वो है हमारा 0.03%। देखिए फ्रेश वाटर कितना कम है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिख रहा है, ये बात देखिए, ये बात कितनी अच्छी लग रही है कि हम ब्लू प्लैनेट हैं, माना हम ब्लू प्लैनेट है, मतलब कि हमारा 71% जो है पानी है, 71% क्या है, पानी है, और उसके बावजूद भी हम किसकी फेस कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब कि पानी की कमी है। हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है, 0.03%। 71% हमारी धरती पे पानी होने के बावजूद भी हमारे पास सिर्फ फ्रेश वाटर कितना है, 0.03%, मतलब कि बहुत ही कम है। एक तरफ 71% और एक तरफ 0.03%, कितना कम है देखो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ओशंस की। तो ओशन जो है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा पार्ट है इसका, हाइड्रोस्फीयर का। हमने देखा 97% जो वाटर है वो कहाँ पे है, ओशंस में, और जो 0.03% या फिर जो 3% अदर हैं, ये तो मैं फ्रेश वाटर का बताने लग गई, सॉरी, और जो 3% है, जो 3% वाटर है वो अदर, मतलब कि अंडरग्राउंड है, आइस शीट्स में है, और फ्रेश वाटर में है, वो 3% इसमें आ जाता है। लेकिन 97% हमारा किस में है, 97% है हमारा ओशंस के फॉर्म में। तो हाइड्रोस्फीयर का ज़्यादा बड़ा पार्ट कौन सा है, हमारा ओशंस का। ठीक है, अब ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। ओशंस 3 तरह की मूविंग करते हैं। कितने तरह की करते हैं, 3 तरह की मूविंग करते हैं। मैं दिखाती हूँ, वो है वेव्स फॉर्म में, टाइड्स फॉर्म में, और ओशन करंट्स। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे इनका मतलब क्या होता है, अभी सिर्फ इसको समझ लो कि वो 3 तरह की मूविंग करते हैं, वेव्स में, टाइड्स में और ओशन करंट में। हमें पता है हमारे जो वर्ल्ड है कितने, उसमें कितने ओशंस हैं, 5 ओशंस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कितने ओशन हैं, 5 ओशन। कौन कौन से हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। अब एक एक करके हम सारे ओशंस को पढ़ते हैं। पहला पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन माना जाता है। ये पूरे अर्थ के 1/3 पार्ट में, कितने पार्ट में, 1/3 पार्ट में क्या है, सिर्फ ये पैसिफिक ओशन ही है। पैसिफिक ओशन, मैंने आपको एक वो बताया था जब माउंट एवरेस्ट की वो जो हाइट बताई थी 8848, ऐसा कुछ हाइट बताई थी, तो मैंने वहाँ पे आपको मरीन ट्रेंच भी बताया था। मैंने बताया था कि वहाँ पे एक मरीन ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, जिसकी जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो मरीन ट्रेंच है वो किस में आता है, हमारा पैसिफिक ओशन में। अब ये जो बताया गया कि ये जो ओशन है, इसकी जो शेप है वो कैसी है, सर्कुलर शेप है इसकी। और ये ओशन किस किस से घिरा हुआ है, ओशन घिरा हुआ है एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से ये घिरा हुआ है। तो ठीक है,
पैसिफिक ओशन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। अब आते हैं हम अटलांटिक ओशन। तो ये अटलांटिक ओशन, जैसे हमारा पैसिफिक ओशन किस शेप में था, सर्कुलर शेप में था, वैसे ही हमारा अटलांटिक ओशन है हमारा एस शेप्ड में। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, सेकंड लार्जेस्ट जो ओशन है वो है हमारा अटलांटिक ओशन। कौन सा है, वो है हमारा अटलांटिक ओशन। अगर अटलांटिक ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन को हमारा घेर रखा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ने। और मतलब कि जो अटलांटिक ओशन है वो जिसकी ऐसा मतलब उसमें जो वो जो नाव चलाते हैं, जो शिप वगैरह नाव, तो वो जो शिप चलाते हैं, मतलब कि यहाँ पे शिप वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है। शिप का काम मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, तो शिप बहुत चलती है, इसलिए इसको बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे शिप्स वगैरह ये एक तरह से जो रास्ता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने, ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने का, ठीक है, तो इसको हम बिजिएस्ट ओशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन, पहला हमने पैसिफिक ओशन पढ़ा, अटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन एक इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के ऊपर रखा गया है। किसके ऊपर रखा गया है, कंट्री के ऊपर। कौन से कंट्री के ऊपर, ऑब्वियसली इंडिया कंट्री के ऊपर। तो इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम इंडिया कंट्री के ऊपर रखा गया है। इसकी शेप हमने सर्कुलर देखी, इसकी शेप हमारी एस है, और इसकी शेप है हमारी ट्रायंगुलर। कैसी शेप है, इसकी शेप है हमारी ट्रायंगुलर। यहाँ पे देखिए इसकी शेप है हमारी ट्रायंगुलर। अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको दिख जाएगा इसकी शेप हमारी ट्रायंगुलर। ये किस किस से घिरा हुआ है, एशिया कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से ये घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं साउथर्न, जो साउथर्न हमारा ओशन है उसकी। तो जो साउथर्न ओशन है हमारा वो जो अंटार्कटिका है, ये मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हमारा क्या है, अंटार्कटिका है। क्या है यहाँ पे, अंटार्कटिका। और यहाँ पे ही हमारा साउथर्न ओशन, तो इसमें साउथर्न ओशन बता रखा है। साउथर्न ओशन हमारा ज़्यादातर किसके पास है, अटलांटिक बोल रहे हो, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के पास है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्कटिक ओशन की। आर्कटिक ओशन ये हमारा क्या है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने बताया था इस यहाँ पे इस बीच में कौन सी लाइन जाती है, यहाँ से जाती है हमारी इक्वेटर, और इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है हमारी आर्टिक वाली। इस आर्टिक, ये जो लाइन है आर्टिक सर्कल की जो लाइन है, यहीं पर ही हमारा आर्कटिक ओशन भी यहीं पर है। आर्कटिक ओशन यहीं पर सिचुएटेड है हमारा, ठीक है। अब आर्कटिक ओशन के बारे में बताया गया, जो आर्कटिक ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है वो आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक ओशन यहाँ पर है, पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, और आधा सा पार्ट यहाँ पे है। तो पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन क्या है, जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एक स्टेट से। स्टेट क्या होता है मैं बताती हूँ। जब कोई भी दो चीज़ आपस में जुड़ रही होती है तो वो किस माध्यम से जुड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक चीज़ से जुड़ रहे हैं, तो एक स्टेट किससे जुड़ रहे हैं, एक स्टेट से जुड़ रहे हैं। जब भी कोई दो चीज़ आपस में जुड़ती है तो वो एक चीज़ से जुड़ती है, उसको कहते हैं हम स्टेट। तो एक स्टेट कौन सा स्टेट है, बेरिंग स्टेट। पैसिफिक ओशन और जो आर्कटिक ओशन है वो एक बेरिंग स्टेट से हमारे जुड़ रहे हैं। तो ये हमने ओशंस पढ़ लिए। अब हम आगे बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की। तो हमने लिथोस्फेयर पढ़ लिया, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर में हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए, हाइड्रोस्फेयर में हमने ओशंस पढ़ लिए। एटमॉस्फेयर जिसमें हमें गैस के बारे में, जो हमारी जैसी गैस है, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उन गैसेस के बारे में पढ़ना है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, जो अर्थ है एक लेयर ऑफ गैस से सराउंडेड ये अर्थ है, तो इससे ये बहुत सारी गैस इसके आसपास है, इसको ही हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये हमें, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो कि हमें सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कहाँ से लेंगे, ठीक है। और ये कुछ ऐसी रेज है जो हमें सन की जो हार्मफुल रेस है उनसे भी बचाती है, तो एयर जिससे हम सांस लेते हैं, और कुछ ऐसी रेज है जो हमें सन के हार्मफुल रेज से भी बचाती हैं, कुछ ऐसी रेज हैं, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ से कहाँ तक है, कितना बड़ा एटमॉस्फेयर है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये क्या है, एक मिनट में बता देती हूँ, ये है हमारी अर्थ सरफेस, मैं बताती हूँ। ये मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, इसकी 100 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे, 100 किलोमीटर, मैं किलोमीटर की बात कर रही हूँ,
मीटर की बात नहीं कर रही, 160 किलोमीटर तक हम एटमॉस्फेयर ही एटमॉस्फेयर है। मतलब एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक है, 160 किलोमीटर। अब इसमें कुछ हमारे लेयर्स हैं, इसकी ये 160 किलोमीटर्स है, तो यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं। इन लेयर्स के नाम क्या है, मतलब उन लेयर्स को टेम्परेचर के बेसिस पर और कंपोजिशन के बेसिस पर और अदर बेसिस पर इनको क्लासीफाई कर रखा है। तो कौन कौन सी लेयर्स हैं, अभी हम देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं। ये रही हैं हमारी लेयर्स। पहली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब इन लेयर्स को देखो कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ तक है, ये इसमें दिख रहा है। ये देखो, ये हमारी लैंड है, जहाँ तक एरोप्लेन चलते हैं हमारे, मतलब जहाँ तक जिस हाइट तक एरोप्लेन चलते हैं वो है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ये मान लो जिस हाइट तक हमें जो चांद वगैरह हैं, ये चांद है, और ये क्या है, मीटियोर्स, ये है मीटियोर्स, मीटियोर्स वगैरह यहाँ से आते हैं, वो है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर। जो वो क्या बोलते हैं, जिस लेयर तक जो रॉकेट, जैसे कि हम चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च होता है तो उसमें जैसे ही ऊपर जाके लॉन्च होता है तो इसमें से जो रॉकेट है वो अलग हो जाता है, फिर जो सैटेलाइट है वही घूमता रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ये रॉकेट जो है अलग हो गया, ऐसे ये थर्मोस्फेयर, ये ऐसा एक रॉकेट है, ये अलग हो गया। फिर एक्सोस्फेयर, जो सैटेलाइट, जहाँ पर जो सैटेलाइट जो घूमते हैं वो आते हैं हमारे एक्सोस्फेयर में। तो आपको पता चल गया कौन कौन सी लेयर्स हैं, कहाँ कहाँ तक है ये, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं। ये देखो यहाँ पे, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारी गैसेस हैं, पर उनमें से कुछ ही जो है ज़्यादा मेन है। देखिए 100% में से कितने परसेंट में से, 100% में से 99% दो गैस हैं। एक हो गई हमारी नाइट्रोजन और एक हो गई ऑक्सीजन। ये दोनों 99% में मौजूद है, मतलब इन दोनों को मिला के 99% हो रहा है। और जो अदर 1% बचा ना, उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, आर्गन आ जाती है और अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हो गई और अदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो हमें पता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ में मदद करता है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मान लो कि जो जैसे कि हमारा ये हमारी जो अर्थ सरफेस है और यहाँ पे है हमारी सन, ये सन की रेडिएशन जैसे आती हैं, ये सन की रेडिएशन आ रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे जो अर्थ पर इसको, अर्थ को गर्म बनाए रखता है। अगर ये CO2 नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो हमारी अर्थ जो है वो गर्म नहीं रहेगी और वो जो है पूरी बर्फ़ से जम जाएगी, ठीक है। तो CO2 भी होना ज़रूरी है। CO2 क्या करती है, हमारे जो प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट है, उसको गर्म रखती है वो, ठीक है। तो अब जो इस पैराग्राफ में जो लिख रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें क्या लिख रहा है। इसमें ये लिख रहा है कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो डेंसिटी है वो वेरी करती है हाइट के साथ। वेरी मतलब कि चेंज होती रहती है हाइट के साथ। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। इसमें बता रखा है, जैसे मैंने बताया, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहीं पे ही हमारा सी लेवल होता है, मतलब इसी हाइट पर ही सी लेवल होता है, मतलब सी है तो सी का भी यही लेवल होगा जो हमारे अर्थ सरफेस का होता है। तो यहाँ पर जो हमारी जो एयर है, मतलब कि जो एयर हम ब्रेथ करते हैं, वहाँ पे जो एयर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। जैसे ही हम ऊपर जाते रहते हैं एयर की डेंसिटी जो है कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है अर्थ एयर की डेंसिटी। अब कम कैसे होती है, एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि क्लाइंबर्स होते हैं, ये पहाड़ है, पहाड़ पे जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है, उसमें आपने देखा होगा कि वो अपने साथ ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं भाई ऑक्सीजन टैंक, जैसे ही वो ऊपर ऊपर चढ़ते रहते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर वो ऊपर ऊपर जाते रहें, ऊपर जो हमारी जो एयर है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ऑक्सीजन का जो लेवल है, एयर में बोल रही हूँ सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं, नहीं तो वो ऑक्सीजन की कमी से मर भी सकते हैं, उनको डेथ तक, मतलब कि जो डेथ तक रिस्क आ जाता है उनका, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये पता चल गया कि जो किस तरह से हमारी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हमारी वेरी करती है। नीचे लैंड पर वो जो एयर ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते रहते हैं तो वो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। अब इसमें बता रखा है जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर हमारा अर्थ सरफेस पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। क्या करता है वो, प्रेशर लगाता है।
अब कहीं पर वो हाई प्रेशर लगाता है, कहीं पे लो प्रेशर लगाता है। तो इसमें बता रखा है जब एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो उसे कहते हैं हम विंड। जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम विंड। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर क्या है, जब हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को मिला देते हैं तो हमारी लाइफ एग्जिट होती है, जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब किसी भी प्लैनेट पे लाइफ एग्जिट होना किसकी वजह से, इन 3 एलिमेंट की वजह से, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। हम बायोस्फीयर को थोड़े ढंग से समझेंगे। ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें समझाते हैं आपको क्या क्या लिख रहा है। तो इसमें बता रखा है कि अगर लाइफ एग्जिट करेगी तो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े एनिमल्स तक या ह्यूमन बींग्स में उसमें आ रहे हैं तो वो सर्वाइव कर पाएंगे किसी भी एक प्लैनेट पर। मतलब प्लैनेट पे लैंड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए और ऑक्सीजन तो होनी चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो अगर ये 3 चीज़ होंगी तो जो एनिमल्स हैं या बैक्टीरिया है या फिर ह्यूमन बींग्स है वो सर्वाइव कर पाएंगे। उसी तरह अगर ये 3 मेन डोमेन्स हैं अर्थ के जो लाइफ एग्जिट कराते हैं किसी भी प्लैनेट पे। अगर मान लीजिए अगर हम इनमें से किसी एक को भी हानि पहुंचाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे कि अगर हम पेड़ काटने लग जाते हैं, क्या करने लगते हैं, पेड़ काटने लग जाते हैं। तो पेड़ काटने से पेड़ क्या करते हैं, जो धरती होती है उसकी जो मिट्टी होती है उसको जकड़ के रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ पे जैसे पहाड़ पे देखे होंगे कभी कभार पेड़ भी उग जाते हैं। तो ये पेड़ क्या करते हैं, यहाँ की जो मिट्टी है इसको जकड़े रखते हैं। जब इन पेड़ों को हम काट देंगे, जब हमने इस पेड़ों को काट दिया, ठीक है, ये पहाड़ है और उन पेड़ों को हमने काट दिया। जब बारिश आती है, क्या आती है, जब यहाँ बारिश आती है तो बारिश जैसे आई, यहाँ पे पेड़ तो है ही नहीं तो जो मिट्टी है वो आसानी से नीचे ढलने लग जाती है, क्योंकि पेड़ पहले उसको जकड़ के रखते थे, अब पेड़ नहीं है तो ये जो मिट्टी है आसानी से ढलने लग जाती है। इसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको ऐसे ही जानकारी दे रही हूँ। इसको क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं इसको, ठीक है। तो पेड़ काटने से देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई। जो लैंड स्लाइड है, मतलब कि लैंड क्या कर गई, यहाँ से यहाँ पे स्लाइड कर गई, ठीक है। तो हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। लोग अपने मतलब के लिए पेड़ काटने लग जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसमें बता रखा है कि लोग लैंड को भी क्लियर करने लग गए हैं, मतलब घर वगैरह बनाने लग गए हैं, तो एग्रीकल्चर को भी रिमूवल करने लग गए हैं, जिसके कारण मतलब बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। और मतलब कि जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में सुनामी वगैरह या अर्थक्वेक वगैरह आ जाती है। तो सुनामी जैसे कभी आती है तो बहुत सारे पानी, मतलब पूरे एक कंट्री को पूरे पानी में डुबा देती है वो। मतलब ऐसी अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है, अंडमान निकोबार, अगर आपके आइलैंड के बारे में आपने पढ़ा हो, जो अंडमान निकोबार है उसमें जब सुनामी आई थी तो वो अंडमान निकोबार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ था, समर्ज मतलब कि पानी में डूब गया था वो। किस कारण, सुनामी के कारण। ये जो हमारे क्लाइमेट, मतलब कि ये जो हमारे अर्थक्वेक है, सुनामी है या फिर साइक्लोन वगैरह ये सब आते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है हमें। ये क्यों आते हैं, क्योंकि हम अपने उसमें एटमॉस्फेयर में या फिर क्लाइमेट में कुछ इम्बैलेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बता रखा है अगर ये सब होगा, पेड़ कटने लग जाएंगे। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ CO2, जो CO2 होता है उसको एज अ फूड वो लेते हैं CO2, और क्या रिलीज़ करते हैं, वो O2 रिलीज़ करते हैं। CO2 को लेते हैं और O2 रिलीज़ करते हैं। अगर पेड़ कट जाएंगे, पेड़ कट गए, मानो पेड़ कट गए, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। CO2 की मात्रा क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और CO2, जब मैंने बताया था कि जो CO2 है वो रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब जब CO2 बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, बहुत ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत ज़्यादा हीट, मतलब कि जो हमारे जो प्लैनेट है अर्थ वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जिससे उसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग यही होती है कि जब CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कारण हो जाती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। जब अर्थ का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम, तो हमें क्या करना है, इन जो तीनों हमारे नेचुरल डोमेन्स हैं उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। एक भी इम्बैलेंस नहीं करना है। अगर हम किसी एक को भी इम्बैलेंस करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। थैंक यू। तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है।